दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों अगर आप भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल किस स्थिति में ब्लास्ट होता है, जी यानी कि फटता है। जी हाँ, दरअसल मोबाइल ब्लास्ट होने की घटनाएं अब आम हो चुकी है। जी इस तरीके की घटनाओं में लोगों की जान भी चली जाती है। आखिर किस वजह से मोबाइल फटता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। जी स्मार्टफोन के फटने का सबसे मुख्य कारण है बैटरी का ज्यादा गर्म हो जाना। जी अक्सर हम फोन को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं, जिससे चार्ज होने के बाद भी फोन बिजली के संपर्क में रहता है और उसकी बैटरी ज्यादा गर्म हो जाती है। यह ज्यादा गर्म हो जाने के कारण बैटरी के पिघलने और फिर फटने की संभावना बढ़ जाती है और आपकी जान भी जा सकती है। उसके बाद आपको बता दें कि गलत चार्जर का इस्तेमाल भी मोबाइल के फटने की वजह बनता है। जी अक्सर हम ओरिजिनल चार्जर के खराब होने के बाद लोकल चार्जर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे फोन और फिर उसकी बैटरी दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई बार मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है, ऐसे में हम अक्सर पैसे बचाने के लिए लोकल बैटरी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि चार्ज करने पर जल्दी गर्म हो जाता है और ब्लास्ट जैसी घटनाएं भी सामने आने लगती है। इन बैटरियों के चार्जिंग सर्किट और फिर इनपुट पावर में किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है। ऐसी स्थिति में बैटरी अधिक गर्म होने पर फट सकती है। तो चलिए आपको बता दें कि आप कैसे इस घटनाओं से बच सकते हैं। तो फोन को रात में तकिए के नीचे रखकर सोने से और फिर जेब में रखकर सोने से बचें। जी अपने मोबाइल फोन को हमेशा ठंडी जगह पर रखें और कभी भी ज्यादा समय तक सूर्य के प्रकाश में ना रहें। जी ना रखें। फुल डिस्चार्ज से बचें, मतलब कि फोन को पूरी तरीके से डाउन होने ना दें। जी रात भर फोन को चार्ज में लगाकर रखने की आदत को बदलें। चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से बचें। जरूरत ना होने पर फोन को बंद रखें। जी ऐसे एप्स का इस्तेमाल ना करें जो कि बैटरी को ज्यादा खर्च करते हैं। अपने फोन के साथ मिले चार्जर से फोन चार्ज करें। जी अपने फोन को लो वोल्टेज पर चार्ज करने से बचें। सबसे अच्छी बात कि ओरिजिनल बैटरी का इस्तेमाल करें। लोकल बैटरी कभी भी फट सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर कई घंटे तक लगातार पढ़ाई की वजह से बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही है। इसके अलावा आंखों में जलन, सूजन, चिड़चिड़ापन, धुंधला दिखने के साथ साथ दूर की रोशनी कम हो रही है। किसी को चश्मा लग गया है तो किसी के चश्मे का नंबर बढ़ गया है। इसका खुलासा पीजीआई की नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कुमुदिनी शर्मा की ओर से सर्वे में रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इनमें एक बच्चे की आंखें टेढ़ी होने पर उसका ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर कुमुदिनी शर्मा बताते हैं कि कई बार ओपीडी में 50 से ज्यादा बच्चे पर सर्वे किया गया। इनकी जांच में करीब 6 से ज्यादा बच्चों की आंखें टेढ़ी पाई गई। इनका उपचार चल रहा है। इनमें से हाल ही में आने वाले 7 और 13 साल के 2 बच्चे शामिल हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोरोना का टीका लगाने के बाद देश में टीकाकरण की रफ्तार में 4 गुना का इजाफा हुआ है। देश में प्रति 100 लोगों पर कोरोना टीके की खुराक की संख्या 0.41 से 1.56 पर पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक लगभग 21 मिलियन खुराक दिए जा चुके हैं। आंकड़े के अनुसार देश में प्रति 100 लोगों पर कोरोना टीके की खुराक की संख्या 0.41 से 1.56 पर पहुंच गई है। जी हां, कल सरकार की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक एक दिन में 15 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई। दोस्तों सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सिर्फ कोरोना वैक्सीन का डोज ले चुके लोगों को ही हज की अनुमति होगी। जी हां, सऊदी अखबार ओकाज ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए सर्कुलर के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना टीकाकरण हज की यात्रा पर आने वाले इच्छुक लोगों के लिए अनिवार्य है और हज यात्रा की इजाजत हासिल करने के लिए कई शर्तों में से एक होगी। जी हां, 2020 में सरकार ने कोरोना महामारी के चलते हज यात्रियों की संख्या में भयंकर कटौती की थी। जी हां, सुरक्षात्मक उपायों के तहत ही मुल्क ने सिर्फ 1000 लोगों को हज पर आने की इजाजत दी थी। जहां उसमें सऊदी नागरिक समेत मुल्क में रहने वाले अप्रवासी मजदूर भी शामिल थे। इस साल का हज जुलाई के महीने में आयोजित होगा, लेकिन सऊदी अरब अभी तक कोरोना को देखते हुए हज के लिए यात्रियों की अनुमति देने की संख्या का फैसला नहीं कर सका है। जहां पिछले साल कोरोना महामारी के चलते मार्च में स्थगित उम्रा अक्टूबर 2020 में दोबारा शुरू हुआ। जहां हज और उम्रा मंत्रालय का अनुमान है कि 19 लाख लोगों ने इस साल जनवरी तक उम्रा अदा किया।
दोस्तों, सड़क पर बाइक चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कैमूर जिले के दुर्गावती पीएचसी अस्पताल में आने के बाद ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि यहां काम करने वाले कर्मी न सिर्फ सड़क पर बल्कि अस्पताल के अंदर में भी काम करने के दौरान भी हेलमेट पहनते हैं। जी ऐसे किसी महामारी से बचने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अस्पताल की जर्जर हो चुकी इमारत ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक तरफ बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का लाख दावा कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इससे ठीक उल्टा है। जी कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जर्जर भवन को देखने के बाद इस बात को समझा जा सकता है कि सरकारी दावे कागज में ही चल रहे हैं, हकीकत में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देश के सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों को अपने नाम करने में भी बिहार की महिलाओं ने परचम लहराया है। जी हां, आजाद भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में हुई थी और करीब 7 दशक की इस पुरस्कार की यात्रा में बिहार के 1.25 दर्जन से अधिक नामचीन महिलाओं ने इस पुरस्कार पर अपना कब्जा जमा कर बिहार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिया है। खास बात यह है कि बिहार की जिन नामचीन महिला हस्तियों ने भारत सरकार का पद्म पुरस्कार अपने नाम किया है, उनका काम विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा नायाब है कि देश ने उन्हें सलाम किया। जिन लोक कला, लोक संगीत, साहित्य, चिकित्सा, खेती किसानी, समाज सेवा और शैक्षणिक आंदोलनों में उम्दा काम करने के लिए बिहार की इन नामचीन महिलाओं को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया। इस पहलू में यह भी है कि पद्म पुरस्कार पाने वाली बिहार की 15 महिलाओं में से 7 महिला तो अकेले एक ही क्षेत्र और एक ही कला की है। दोस्तों, मुखिया का जब भी जिक्र किया जाता है तो दिमाग में एक ही प्रकार की छवि उभरकर सामने आती है, वो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले और ग्रामीण पर रौब जमाने वाले लोग। जी हां, इन सब के बीच बिहार के एक पंचायत की महिला मुखिया ने इस सोच को बदलने की कोशिश की है। जी हां, दरभंगा की केवटी पंचायत की इस महिला मुखिया का नाम नासिरा बेगम है, जिन्हें 2020 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया है। जी हां, नासिरा बेगम को यह पुरस्कार भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मिला है, जिसमें उन्हें न सिर्फ एक मोमेंट दिया गया है बल्कि एक प्रस्तुति पत्र के अलावा पंचायत के विकास के लिए 5 लाख रुपए भी अलग से दिए गए हैं। दरअसल इनाम पाने वाली महिला मुखिया का नाम नासिरा बेगम है। जी हां, मुखिया नासिरा बेगम ने पंचायत स्तर पर अपने राजस्व को बढ़ावा देकर उससे होने वाले आमदनी से पंचायत का विकास किया है। नासिरा ने यह काम करके और ग्राम पंचायत की मुखिया के सामने मिसाल पेश की है। जी हां, पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायत में पड़ने वाले तालाबों की नीलामी के साथ ही गांव के हाट बाजारों की बंदोबस्ती करके लाखों रुपए राजस्व को बढ़ाया और इससे होने वाले आमदनी से गांव के विकास में काम में लाया। जी हां, केवल पंचायत के लोगों का कहना है कि नासिरा बेगम ने पंचायत में विकास योजना को बेहतर ढंग से लागू किया है। यहां पंचायत की अधिकतर सड़कें पीसीसी कराई गई है, तालाबों का जीर्णोद्धार करके उन्हें सुंदर बनाया गया है, साथ ही उनमें साल भर पानी रहता है। जी हां, पंचायत में हर घर नल जल योजना को बेहतर ढंग से लागू किया गया है। इसकी वजह से यहां लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है। जी हां, तकरीबन सभी घरों में शौचालय बने हुए हैं। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन में लोगों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है। जहां पंचायत के कार्यों का बेहतर ढंग से दस्तावेजीकरण किया गया है। इसकी वजह से ग्रामीण भी इनसे खुश हैं। जी हां, वही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पाकर मुखिया नासिरा बेगम भी गदगद हैं। जी हां, हालांकि उन्होंने बताया कि वे कभी भी नहीं सोचा था कि वे बिहार की नंबर 1 मुखिया बन जाएगी। जी हां, और भारत सरकार की तरफ से उन्हें कई इनाम मिलेगा। जी हां, नासिरा बेगम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ग्रामीणों की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत राष्ट्र की महिलाओं की कई उपलब्धियों पर गर्व करता है और उन्होंने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का अवसर मिलना उनकी सरकार का सम्मान है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वे नारी शक्ति को सलाम करते हैं। महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है और बुलंदियों को छुआ है, उस पर भारत गर्व करता है। हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात यह है कि नारी शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी है और सभी लोगों से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और फिर लैंगिक असमानता को खत्म करने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विटर में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जी हां, हमारे देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आइए आज के दिन हम सब महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता
पूर्णतः समाप्त करने का सामूहिक संकल्प लें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जीवन के सभी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं वास्तव में इस महान राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में भारत की नारी शक्ति की भूमिका की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार जीवन के सभी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महिला दिवस को लेकर ट्वीट किया है। जी हां, उन्होंने लिखा है कि महिला अपने दम पर इतिहास और फिर भविष्य को बना सकती है, किसी को आपको रोकने ना दें। दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ इंसानों और जानवरों को ही कैद होते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सैकड़ों सालों से जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जी हाँ, जकड़ कर रखा गया है। जी हाँ, एक ऐसा ही पेड़ है जो कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 118 सालों से गिरफ्तार है। ये पेड़ पाकिस्तान के लांडी कोटल आर्मी में लगा है। जी हाँ, इसकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। अब आपके मन में सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि भला पेड़ को कोई क्यों गिरफ्तार करेगा, ज्यादा दिक्कत होगी तो पेड़ को काट देंगे। लेकिन एक अंग्रेज जेलर की जिद के कारण इस पेड़ को गिरफ्तार किया गया है और वे आज तक बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जी हाँ, ये बात उस समय की है जब पाकिस्तान भी हमारे मुल्क यानी कि हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जी और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले ये देश अंग्रेजों का गुलाम था। जी साल 1898 में एक ब्रिटिश अफसर जेम्स स्क्वेड टहल रहे थे। नशे में धुत होकर वह पार्क में घूम रहे थे। जब जेम्स वहां स्थित एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरे तो उन्हें लगा कि वह बरगद का पेड़ उनके ओर आ रहा है, उनके पास आ रहा है, उनका पीछा कर रहा है। जी इतने विशाल पेड़ को अपनी ओर आता देखकर स्क्वेड बुरी तरीके से घबरा गए। जी और उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया है कि पेड़ को गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हां, सैनिकों ने अपने अफसर की बात मानते हुए पेड़ को जंजीर से बांध दिया और तब से लेकर अब तक ये पेड़ गिरफ्तार है जंजीरों में, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। जी हां, समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया और एक मुल्क दो हिस्सों में बंटकर आजाद हो गया, लेकिन वहां के लोगों ने इन जंजीरों को पेड़ से नहीं निकाला। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने पेड़ पर एक तख्ती भी लटका दी और तख्ती पर लिखा है कि आई एम अंडर अरेस्ट। आज तक जंजीरें इसीलिए नहीं हटाई गई ताकि अंग्रेजी शासन की क्रूरता को दर्शाया जा सके और अब ये एक पर्यटन स्थल भी है। इसके साथ ही पूरा किस्सा भी लिखा हुआ है। बहरहाल अंग्रेज चले गए और भारत पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन ये पेड़ आज भी अंग्रेजी हुकूमत के काले कानून की याद दिलाता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में एलपीजी कनेक्शन बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र का मिलेगा। जी इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एलपीजी कनेक्शन को कम से कम दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना की तैयारी में है। तो दूसरे शहरों में काम करने के सिलसिले में जाने वाले लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर लेना मुश्किल होता था। जी हाँ, इसके अलावा सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे। यह देखा जाता है कि उपभोक्ता गैस की बुकिंग कराते हैं लेकिन उसे समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है। इसीलिए ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। अब नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी भी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकेंगे और गैस ले सकेंगे। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि भारत में कोरोना महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है और कोरोना टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को टीके से जुड़े विज्ञान पर भरोसा और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रियजनों को समय पर टीके लग जाएं। जी डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक देश में कोरोना के 2 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और टीकाकरण दर बढ़कर प्रतिदिन 15 लाख हो गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमने कोरोना टीकों की तेजी से आपूर्ति की है जो सुरक्षित है और उनकी प्रभावकारिता साबित हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना काल और लॉकडाउन में हजारों जरूरतमंदों की मदद कर चुके अभिनेता सोनू सूद अभी भी लगातार लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जी हां, सोनू सूद ने अब बिहार की एक लड़की की मदद करने का फैसला किया है। जी हां, इस लड़की ने सोनू सूद से मदद मांगी थी। हालांकि सोनू सूद ने मदद के बदले में शर्त भी रख दी है। जी हां, ज्योति राज नाम की इस लड़की ने सोनू सूद को टैग करते हुए ट्वीट किया था और कहा था कि सोनू सूद भैया, मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार की रहने वाली हूं। आप हर किसी की मदद कर रहे हैं, मेरी भी थोड़ी मदद कर दीजिए। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का और अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। ज्योति के इस ट्वीट पर सोनू सूद ने जवाब दिया और मदद करने का वादा किया, लेकिन साथ में शर्त रख दी कि अगरबत्ती का पहला पैकेट मुझे मिलना चाहिए।
दोस्तों बेगूसराय के सोहन के लिए झारखंड की रहने वाली साहिला नाम बदलकर शालिनी बन गई है। जहां इसके बाद दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है। जी हां, झारखंड के हजारीबाग जिले की रहने वाली साहिला परवीन ने शालिनी बनकर बेगूसराय के नौखलाब मंदिर में बेगूसराय के फुलवरिया थाना क्षेत्र के निपानिया गांव में रहने वाले सोहन कुमार के साथ साथ फेरे लिए। जी हां, विवाह के दौरान लड़के के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पूरे इलाके में इस विवाह की चर्चा हो रही है। जय मिली जानकारी के अनुसार सोहन हजारीबाग में किसी बैंक में काम करता था। 1.5 साल पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे नजदीक आने लगा। जय काफी दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जय साहिला परवीन ने अपने प्रेमी सोहन के साथ बेगूसराय पहुंचकर नौखला मंदिर में शादी कर ली। दोस्तों महिला दिवस के दिन पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हम मौजूदा बजट पेश करते हुए सरकार ने कहा है कि अब सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सरकारी विद्यार्थी भी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। जी हां, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को 2021-22 के लिए राज्य का 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जी हां, आपको बता दूं कि यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। जी हां, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इस बजट पर हर किसी की नजर टिकी है। पंजाब सरकार 2021-22 में राज्य के 1,13,000 किसानों का 1186 करोड़ रुपए और फिर भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ करेगी। जी हां, बजट में कामयाब किसान खुशहाल पंजाब कृषि की घोषणा की गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,